प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक के लिए इटली गए और इस बैठक में पीएम मोदी की जो पोजीशन थी उसका श्रेय सिर्फ एक ही शख्स को दिया जाएगा। पीएम यदि बैठक की धुरी बने रहे तो वो भारत की डिप्लोमेसी की वजह से संभव हुआ है और इस डिप्लोमेसी की कमान किसी और ने नहीं बल्कि खुद उस शख्स ने संभाली जो डिप्लोमेसी की दुनिया का जादूगर है, जो शख्स 2014 से अब तक मोदी सरकार की विदेश नीति को मजबूत और मजबूत करता जा रहा है। इस शख्स की जादूगरी कुछ ऐसी है कि विरोधी भी इनके मुरीद हैं। आई सुब्रमण्यम जयशंकर। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को दुनिया में कर दिया अलग थलग। वो शख्स जिसकी कूटनीति की पाकिस्तान के हुक्मरान भी हैं मुरीद। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले। वो शख्स जो खामोशी से दुनिया में रचता है हिंदुस्तान की कूटनीति का चक्रव्यूह। दुनिया की महाशक्तियों से वो जानते हैं कैसे बनाना है शक्ति संतुलन। दुनिया के मंचों पर जिनकी हाजिर जवाबी का लोहा मानते हैं पाक चीन जैसे शातिर देश। बड़े सवालों पर वो देते हैं संजीदा जवाब। मुश्किल हालात में चेहरे की मुस्कान के साथ ढूंढते हैं हल। वो पीएम मोदी कैबिनेट की जान है और देश का अभिमान है। वो है मोदी कैबिनेट 3 के कद्दावर मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। आई सुब्रमण्यम जयशंकर। ये एस जयशंकर की ही काबिलियत रही कि यूक्रेन युद्ध के पश्चात रूस और पश्चिम देशों के तनाव के बीच 2023 के G20 बैठक में एक साझा बयान जारी हुआ। उस बैठक में इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी चर्चा हुई तो भारत ही उसकी धुरी बना। ये एस जयशंकर की ही काबिलियत रही कि सऊदी अरब और इजराइल दो विभिन्न विचारधाराओं वाले देश भी एक साथ नजर आए। I really don't see the basis for your question because my understanding of the council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. G7 की इस तस्वीर में जब भारत के पीएम धुरी की तरह बीच में खड़े होते हैं तो भारतीयों का सीना गर्व से फूल जाता है और भारत को इस सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का श्रेय विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी जाता है। विदेश मंत्री ने यूरोप को उन्हीं के शब्दों में यह समझाया कि यूरोप की समस्याएं पूरी दुनिया की समस्याएं तब तक नहीं हो सकती जब तक दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हो सकती। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. रूस और यूक्रेन युद्ध जब दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया, तब भी भारत दोनों धड़ों के साथ तालमेल बनाए रहा। रूस पर अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। एस जयशंकर की डिप्लोमेसी तकनीक ही रही जिसके चलते भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे अमेरिका को बेचता रहा और यूरोप ने जब युद्ध को फंड करने के आरोप लगाए तब यूरोपीय राजनयिकों को आईना भी दिखाया। So look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, let's be a little even-handed out here. And even this, look, the whole narrative that it's gone up 9 times. I mean, it's gone up 9 times from a very low base. मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है। इस दौरान भारत की विदेश नीति का दुनिया ने लोहा माना है। इन 10 सालों से ज्यादा वक्त में विदेश नीति पर जिस एक शख्स की गहरी छाप रही
वो हैं एस जयशंकर। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में एस जयशंकर विदेश सचिव रहे। यही वो दौर था जब मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में काफी उठापटक चल रही थी। ऑपरेशन चाहे साउथ सूडान के सिविल वॉर में फंसे भारतीयों को वापस लाने का हो या फिर अमन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी का, एस जयशंकर ने खामोशी से बनाया प्लान और उसे अंजाम तक पहुंचाया। हर ऑपरेशन में कूटनीतिक बातचीत का मोर्चा एस जयशंकर ने संभाला। भारतीय विमानों और युद्धपोतों के जरिए विदेशी धरती में फंसे हिंदुस्तानियों के संकट मोचक बन गए एस जयशंकर। एस जयशंकर ने हर कदम पर इस चीज का एहसास दिलाया है कि उनके विदेश मंत्री रहते कोई भी भारत के हितों में सेंधमारी नहीं कर सकता। महाशक्तियां भी किसी प्रेशर पॉलिटिक्स से बड़ी डील नहीं कर सकती। वह देश के दुश्मनों को उसकी औकात में रखते हैं और देश के खिलाफ जहर उगलने वालों को वो उसी के जहर बुझे तीरों से घायल करते हैं। देखन में छोटत लगत मगर घाव करें गंभीर, ऐसे हैं देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। 2023 में एससीओ की मीटिंग में एस जयशंकर ने बिना कुछ कहे ही पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी। बाकी विदेश मंत्रियों का स्वागत एस जयशंकर ने गर्मजोशी के साथ किया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को नमस्ते डिप्लोमेसी के जरिए हाशिए पर खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के विदेश मंत्री को आतंकवाद के सवालों पर घेरना चाहा। विदेश मंत्री ने झूठे एजेंडे की न सिर्फ हवा निकाली बल्कि पाकिस्तान का असली चेहरा भी दुनिया को दिखाया। ये बताया कि आतंकवाद पाकिस्तान की जड़ों तक फैला हुआ है और भारत पाकिस्तान परस्त आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित है। How long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You know, you're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So, look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful. मोदी सरकार के तीसरे शपथ ग्रहण के ठीक बाद एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय फिर से संभाला। कुर्सी पर बैठते ही पहला मैसेज पाकिस्तान को भिजवाया। ये साफ कर दिया कि आतंकवादियों के आकाओं से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। भारत सभी मुल्कों से शांतिपूर्ण रिश्ते चाहता है, लेकिन इसके लिए आतंकवाद को हथियार बनाने वालों से कोई वार्ता नहीं की जाएगी। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. ये एस जयशंकर की ही काबिलियत थी कि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देश G20 की बैठक में साझा बयान जारी करने को तैयार हुए और बात जब इकोनॉमिक कॉरिडोर की आई तब भारत इसकी धुरी बना रहा। ये एस जयशंकर की ही डिप्लोमेसी थी कि सऊदी अरब और इजराइल दो अलग अलग विचारधाराओं वाले देश जयशंकर के कारण साथ आए। एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये समझ लीजिए कि एस जयशंकर पर मोदी इतना भरोसा क्यों करते हैं। विदेश मंत्री के लिए ये चेहरा इतना जरूरी क्यों है। एस जयशंकर अमेरिका के कूटनीतिक चक्रव्यूह को बेहतर तरीके से समझते रहे हैं। एस जयशंकर चीन की शातिर चालों की काट जानते हैं और उसे उसी की भाषा में जवाब देते हैं। जयशंकर
चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी को तोड़ने का दमखम रखते हैं। वो कश्मीर नीति पर पाकिस्तान को पटखनी देते हैं। POK पर भारत के दावे को पुख्ता करते रहे हैं। इस जयशंकर मुस्लिम मुल्कों के साथ हिंदुस्तान के रिश्तों का नया दौर शुरू करने वाले राजनयिक हैं। इस जयशंकर युद्ध के बीच कारोबारी हितों को साधने की कला के महारथी हैं। जयशंकर दलीलों और वक्तव्यों के जरिए सटीक वार करने वाले योद्धा हैं। इस जयशंकर की ऐसी तमाम खूबियां हैं जिनका फायदा हिंदुस्तान को कई क्रिटिकल मोमेंट पर मिलता रहा है। I know that there are many who feel that Europe has in the past failed to acknowledge that the world's problems are also its own. And perhaps until the past few years, our geopolitical stance has been less vocal than it could have been. This is no longer the case. And initiatives such as the EU strategy for the Indo-Pacific demonstrate that our views have indeed broadened. इस जयशंकर की डिप्लोमेसी बरसों से भारत के हितों को ध्यान में रखती रही है। 2004 से 2007 के बीच जयशंकर विदेश मंत्रालय में रहकर भारत अमेरिका संबंधों पर काम कर रहे थे और ये वही दौर था जब भारत ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी साइन की थी। उस दौर में अमेरिकी सीनेटर रहे बराक ओबामा इस डील के पक्ष में नहीं थे। ओबामा चाहते थे कि भारत एक गारंटी दे कि भारत पावर प्लांट्स के लिए मिलने वाले यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बमों के लिए नहीं करेगा, लेकिन भारत इस शर्त पर तैयार नहीं था क्योंकि चीन और पाकिस्तान लगातार फिसल मटेरियल का प्रोडक्शन कर रहे थे और तब इस जयशंकर की कोशिशों से ही न्यूक्लियर डील कंक्लूड हो पाई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पकड़ यूं तो पूरी दुनिया के साथ भारत के संबंधों पर है, लेकिन विदेश सेवा में उन्हें चीन और अमेरिका मामलों का एक्सपर्ट माना जाता रहा है और वो अपनी एक्सपर्टीज समय समय पर साबित भी करते रहे हैं। 2009 से 2013 का समय भारत और चीन के बीच टेंशन वाला समय था। इस दौरान चीन की आर्मी ने लद्दाख में घुसपैठ कर ली थी। चीनी फौज ने आगे बढ़कर अपनी सेना के टेंट्स लगा लिए थे और तब चीन में भारत के राजदूत रहे इस जयशंकर ने बेहद सख्त स्टैंड की पैरवी की। बिना भारतीय हितों से समझौता किए इस टेंशन को खत्म कराया था। चीन ने बिना शर्त अपने टेंट हटाए थे और पीछे हटने को मजबूर हुआ था। ये जयशंकर ही थे जिन्होंने चीन के आक्रामक रवैये का उसी के लहजे में जवाब देने के लिए भारत को तैयार किया था। बताया जाता है कि जब गैल्वन में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा था तो वार रूम में रहकर एस जयशंकर ने ही बॉर्डर पर भारत की स्थिति को और मजबूत करने की स्क्रिप्ट लिखी थी। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एस जयशंकर ने ही इस चीज का भरोसा दिलाया था कि अगर चीन के सामने डटकर भारत की सेनाएं खड़ी होंगी, देश की सरकार खड़ी होगी तो चीन की हेकड़ी भी टूटेगी और इससे विदेश में भारत की छवि और मजबूत होगी। एस जयशंकर की काबिलियत पीएम मोदी उनके विदेश सचिव रहते हुए ही भांप चुके थे। तभी तो वो विदेश सेवा से रिटायर होने के बाद कॉर्पोरेट हाउस में काम कर रहे इस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाकर दुनिया के सामने लाए। मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि वो चाहेंगे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं और वो भी मंत्री बनूं और वो भी विदेश मंत्रालय का मंत्री बनूं। तो जो जैसे आपने कहा, अब उन्होंने अगर एक बार वो अपनी इच्छा प्रकट की तो आप ही बताइए इसका और क्या जवाब हो सकता है। एस जयशंकर ही हैं जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद उनकी हाई प्रोफाइल अमेरिकन ट्रिप अरेंज की और पीएम के इस दौरे से ही भारत और अमेरिका के संबंध और भी मजबूत होते गए। और जब 2015 के गणतंत्र दिवस पर बराक ओबामा इस परेड में शामिल होने वाले पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बने, तब वो ट्रिप भी एस जयशंकर ने ही ऑर्गेनाइज की थी। एस जयशंकर मोदी कैबिनेट 3 में पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद और ताकतवर सहयोगियों में शुमार हैं। बात इंटरनेशनल रिलेशन की हो या फिर भारत की सिक्योरिटी की, एस जयशंकर फैसलों की मुख्य कड़ी भले न होते हों, लेकिन अहम कड़ी जरूर होते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एस जयशंकर को मोदी के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में गिना जाता है। एस जयशंकर के पास विदेश में होने वाली हर घटना का खाका मौजूद रहता है। चीन और पाकिस्तान की साजिशों का तोड़ तो जयशंकर चुटकियों में निकाल लेते हैं। एस जयशंकर का कद इतना बड़ा है कि इनके बयान देते ही चीन और पाकिस्तान को सांप सूंघ जाता है। और एस जयशंकर पीएम मोदी के उस मिशन का अहम हिस्सा हैं जो मोदी 3.0 में पूरा होने वाला है। पीओके जो है भारत का अंग है। एस जयशंकर को डिप्लोमेसी की दुनिया का मैजिकल मैस्ट्रो कहा जाता है। वो टीम मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपहसालारों में गिने जाते हैं। यूक्रेन युद्ध हो, गाजा में हमले हो या फिर यूएन में कोई नया मोर्चा खोलना हो, एस जयशंकर ही पूरा प्लान तैयार करते हैं। चीन और पाकिस्तान जैसी पड़ोसी मुल्कों की हर दिन की साजिशों का जोड़तोड़ भी एस जयशंकर के इशारों पर ही होता है। और सूत्रों की माने तो मोदी के मिशन पीओके में जो चंद महारथी शुमार हैं, उनमें से एक नाम एस जयशंकर का भी है। The initial goal was first to deal with the 370 issue. The country has already seen after 5 years how much of a difference there is today in the ground situation in Jammu and Kashmir as a result today of it being fully integrated with this country. So that part is integrated. There is the other part. So watch part 2 of the series. मोदी 3.0 में जब एस जयशंकर ने दूसरी बार विदेश मंत्री की शपथ ली तो सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान ही हुआ। उसकी परेशानी का कारण 5 साल पुराना है, जब एस जयशंकर विदेश मंत्री थे और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया। पाकिस्तान को लगा था कि वो मुस्लिम मुल्कों को एकजुट कर भारत पर दबाव बनाएगा, पश्चिमी देशों में अपने पुराने संबंधों के बलबूते भारत पर प्रतिबंध लगवाएगा। लेकिन एस जयशंकर की कूटनीति के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चली। न तो मुस्लिम मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया और न ही अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की बात सुनी। एस जयशंकर अपनी मुस्कुराहट और मीठी जुबान से ही दुश्मनों की जहरीली साजिशों को बेअसर कर देते हैं। वो बेहद संयमित अंदाज में बात करते हैं, लेकिन जवाब उनका बेहद ही कठोर होता है। पाकिस्तान उनकी इसी गंभीरता से खौफ खाता है। एस जयशंकर जब कहते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है, तो पाकिस्तान को उसका आर्टिकल 370 के मुद्दे पर दुनिया में अलग थलग पड़ना याद आता है। और ये भी कि पीओके कब उसके हाथ से फिसल जाए, कौन जाने। तकलीफ यह है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान का रोना धोना सुनने वाला भी अब कोई नहीं होगा। जो है, हम तो, हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम खत्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। आतंकवाद के मसले पर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी कर रखी है। पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की कि अपने ही मुल्क में मारे गए आतंकियों को लेकर अपना प्रोपेगेंडा चलाए, दुनिया में रो धोकर ये जताने की कोशिश करे कि भारत के सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान की गलियों में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो सका। ऐसे हर मौके पर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की टेरर कुंडली खोलकर दुनिया के सामने रख दी। Take today a strong position on terrorism. We take a strong position because we are big victims of terrorism. We will have no credibility if we say, when terrorism affects us, it is very serious, but when it happens to somebody else, that is. विदेश मंत्री एस जयशंकर की डिप्लोमेसी विरासत में मिली है। अपने परिवार में वो दूसरी पीढ़ी के डिप्लोमेट हैं। एस जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता कृष्णा स्वामी सुब्रमण्यम एक IAS अधिकारी थे। उन्होंने JNU से न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में PhD की।
एस जयशंकर हिंदी, अंग्रेजी और तमिल के साथ ही रशियन, जापानीज और मंडेरियन भाषा पर मजबूत पकड़ रखते हैं। इसके साथ ही वो हंगेरियन भाषा भी बोल सकते हैं। एस जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। अपने 42 साल लंबे करियर में एस जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत रहे। चीन में वो सबसे लंबे समय तक भारत के राजदूत रहे। इसके अलावा वो सिंगापुर और चेक गणराज्य में भी भारत के एम्बेसडर रहे। और अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल एस जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर डील फाइनल कराने में किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर अब 69 साल के हैं, लेकिन काम करने का जज्बा 20 साल के युवाओं वाला है। हाँ, एक बात है, एस जयशंकर के करियर की जितनी गहराई है उससे ज्यादा उनकी डिप्लोमेसी गहरी है, जो हर बीतते पल के साथ और गहरी और मजबूत होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 2019 में भी आपने देखा होगा एस जयशंकर ने किस तरह से भारत के जो संबंध है तमाम देशों से वो अच्छे किए हैं। डिप्लोमेसी के आधार पर अगर हम देखें तो भारत लगातार किस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत की साख दुनिया जानती है, मानती है और